हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्रतिज्ञा क्लासेस। अब आज जो है हमारे RUHS या एम्स जो केमिस्ट्री का सिलेबस था उसमें फिजिकल का भी लास्ट चैप्टर कह लो, केमिस्ट्री का भी लास्ट चैप्टर कह लो, एंड दैट इज सोल्यूशन। तो वही शुरू करते हैं। हिंदी में क्या हो जाएगा, विलियन हो जाएगा, ठीक है, और इंग्लिश में सोल्यूशन इसको कहते हैं। अब सबसे पहले जो हम इसके बारे में बात करते हैं, सोल्यूशन हमें पढ़ना है, पर सबसे मेन क्वेश्चन अराइज होता है कि सोल्यूशन होता क्या है, हम किसको बोलते हैं कि ये इसको हम परफेक्ट सोल्यूशन या विलियन कह देंगे। तो यहाँ पे एक सिंपल सी डेफिनेशन दे रखी है, व्हाट इज दैट, अ सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस। क्या बोल रहा है ये कि आपके जो सब्सटेंस होता है वो, या फिर आपके जो सोल्यूशन होता है उसको किसको हम सोल्यूशन बोलेंगे, जो एक तो क्या होना चाहिए, मिक्सचर होता है केमिकली नॉन रिएक्टिव, मतलब आपस में जो रिएक्टिव करे, रिलेटिव, करेक्ट है ये। नॉन रिलेटिव का मतलब क्या है, जैसे सपोज करो, या रिएक्टिव भी बोल दो, जैसे देखो अगर मुझे HCl बनाना है, ठीक है, तो इसमें HCl कैसे बनेगा, जब आपके हाइड्रोजन जो है वो Cl2 के साथ में रिएक्शन करेंगे, फिर क्या बनेंगे, HCl बनाएंगे। अब HCl रिएक्शन करके बना दिया, वो आपका जो प्रोडक्ट बनना था, जो सोल्यूशन बनना था वो बन गया। अब इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए, तो उसको हम क्या बोल देंगे, सोल्यूशन बोल देंगे, विलियन बोल देंगे। हिंदी में क्या हो जाएगा, विलियन। दो या दो से अधिक रासायनिक रूप से गैर सापेक्ष पदार्थों का सजातीय मिश्रण क्या कहलाता है, आपका विलियन कहलाता है। अब यहाँ पे दो अलग अलग दे रखे, देखो मिक्सचर जो होता है ना, या सोल्यूशन बोलो, दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपका होमोजीनियस, जिसको हिंदी में कहते हैं सजातीय या समांगी बोल दो, क्या बोल देंगे, सजातीय या समांगी। एक होता है आपका हेट्रोजीनियस, विषमांगी या असमान। तो जैसा नेम है उससे पता चल रहा है। होमो मतलब क्या होता है, जो भी आपके सोल्यूशन में पार्टिसिपेट करने वाले जो भी आपके एटम्स होंगे या कंपाउंड्स होंगे, अगर वो एक जैसे है तो होमोजेनियस, और अगर डिफरेंट डिफरेंट है तो क्या हो जाएगा, आपका हेट्रोजीनियस हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो सिंपल सी डेफिनेशन है, देख लो। और प्लस एक सोल्यूशन जो होता है वो आपके दो उनसे मिल करके बना होता है, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है आपका सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, देखो हिंदी में इसको कहते हैं विलय और इसको कहते हैं विलायक। वैसे तो इसकी सिंपल जो डेफिनेशन है, जो 7th 8th से हम पढ़ते आ रहे हैं, वो आप पढ़ते थे ना, जो कम मात्रा में होता है, लेस अमाउंट में होता है, वो आपका सॉल्यूट हो जाएगा, और जो मैक्सिमम अमाउंट में होगा वो आपका क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। बट ये तो बच्चों वाली डेफिनेशन है, ऐसी नहीं आएगी आपके एग्जाम में। क्वेश्चन बनने के चांसेस जो होते हैं ना वो इस तरीके से, देखो सॉल्यूट किसको बोलते हैं, जो खुद क्या होता है, घुलता है, वो तो आपका हो जाएगा सॉल्यूट या विलय, और जिसके अंदर घुलेगा वो आपका क्या हो जाएगा, विलायक या सॉल्वेंट। जैसे सपोज करो मैंने शुगर प्लस वाटर का एक कोई सोल्यूशन बनाया, शुगर प्लस वाटर, तो शुगर खुद घुलती है, इसीलिए ये क्या हो जाएगी, आपकी सॉल्यूट हो जाएगी, विलय हो जाएगी। और किसके अंदर घुलती है, तो वाटर के अंदर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा या विलायक हो जाएगा। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट, विलय और विलायक दोनों को मिलाने के बाद में आपके क्या बनेगा, विलियन बनेगा, सोल्यूशन बनेगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, यूनिवर्सल सॉल्वेंट जो होता है वो आपके किसको बोला जाता है, H2O को। यूनिवर्सल का मतलब क्या है, कोई भी चीज़ हो, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कितनी बोल दो आप, लाइक अराउंड 80 to 85% बोल दो, वो वाटर के अंदर सल्यूबल होती ही होती है। बाकी जो बची हुई है 15 से 20% या 15 to 20%, वो आपके उसके अंदर सॉल्यूबल नहीं होते। तो इसीलिए वाटर को सबसे अच्छा क्या बोला जाता है, विलायक बोला जाता है, सॉल्वेंट बोला जाता है। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग ओनली वन सॉल्यूट डिजोल्व इन सॉल्वेंट कॉल्ड द बाइनरी सोल्यूशन। अच्छा, क्या बोल रहा है कि जब आपके क्या हो, बाइनरी सोल्यूशन किसको बोलेंगे, बाइनरी, या फिर हिंदी में आप इसको क्या बोल दोगे, देखो सिंपल हमें बता दिया, जब आपका एक सॉल्यूट जो होता है वो एक सॉल्वेंट के अंदर क्या हो, पूरा का पूरा डिजोल्व हो जाए, और फिर उससे जो सोल्यूशन बनेगा, इस तरीके के सोल्यूशन को क्या बोलता है, बाइनरी सोल्यूशन बोलता है। सोल्यूशन वाटर इज कॉल्ड एक्वस। अच्छा, अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप के अलग अलग है, देखो एक्वस सोल्यूशन और नॉन एक्वस, नेम से ही पता चल रहा है। एक्वा, एक्वा का मतलब क्या होता है, वाटर। एक्वा किसको बोला जाता है, वाटर को बोला जाता है ना। हिंदी में क्या हो जाएगा, जलीय और गैर जलीय गोल। क्या होता है, गोल बोल दो या सोल्यूशन विलियन बोल दो, एक ही बात है। देखो सॉल्यूशन वाटर इज कॉल्ड एक्वस एंड द सोल्यूशन इन विच वाटर इज नॉट सॉल्वेंट, मतलब अगर आपके सॉल्वेंट की फॉर्म में, जैसे देखो सपोज करो मेरे पास में एक है येलो कलर है, ठीक है, मैंने येलो कलर मिक्स किया 20%, और उसमें मैंने ब्लैक कलर डाल दिया 80%। तो अब मुझे बताओ इनसे कौन सा कलर उभर के आएगा, जो ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली यहाँ से कौन सा कलर आएगा, ब्लैक कलर आएगा। ऐसे इसमें देखो आपके पास में सॉल्यूट
और सॉल्वेंट दोनों को मिक्स करके आपके क्या बनाया गया, सॉल्यूशन बनाया गया। अब ऑब्वियसली सॉल्वेंट आपका क्या होता है, ज़्यादा होता है ना, ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो मैंने यहाँ पे वाटर ले लिया ज़्यादा अमाउंट में, क्या ले लिया यहाँ पे, सॉल्वेंट की फॉर्म में मैंने वाटर ले लिया, H2O ले लिया। अब एक्वस सोल्यूशन किसको बोल दिया जाएगा, जिसमें सॉल्वेंट की फॉर्म में क्या यूज़ किया जाता है, वाटर, और जिसमें सॉल्वेंट की फॉर्म में वाटर यूज़ नहीं किया जाता उसको क्या बोला जाता है, आपके नॉन एक्वस सोल्यूशन। तो ये थोड़ी सिंपल डेफिनेशन, कभी कभी डायरेक्ट इन पे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो जस्ट इसको रीड कर लेना, ठीक है। अब हमें इनसे रिलेटेड कुछ टर्म्स पढ़नी है जिन पे भी आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कि आपके जैसे देखो ये फॉर्मूला दे दिया मास परसेंटेज का, तो क्वेश्चन में आपको क्या दे देंगे, सॉल्यूट का टोटल मास दे देंगे और सोल्यूशन का मास दे देंगे और आपको बोलेंगे इसका मास परसेंटेज निकालो। तो मैंने एक न्यूमेरिकल लेकर के भी सॉल्व करा है, यहाँ पे आपको अभी इलैबोरेट करूंगी। तो इस तरीके के आपके क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, या कभी कभी डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ लेता है। मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, मास परसेंटेज को द्रव्यमान प्रतिशत बोल दो। क्या आ जाएगा यहाँ पे, द्रव्यमान प्रतिशत। पहले तो इसको मैं हिंदी में लिख देती हूँ, है ना। मास ऑफ सॉल्यूट मतलब क्या हो जाएगा, विलय का द्रव्यमान बटा टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, कुल द्रव्यमान किसका, विलयन का, विलयन का कुल द्रव्यमान इंटू 100, ठीक है। अभी वेट निकालना कैसे अभी आपको बताऊंगी। चलो अभी इधर देखो, सबसे पहले जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है आपका, परसेंटेज। कौन सा वाला परसेंटेज, परसेंटेज में भी अब आपके डिफरेंट टाइप के परसेंटेज पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने हेडिंग यही लगाती, प्रतिशत आपको पढ़ना है, ठीक है। इसमें मैं पहले हम बात करते हैं मास परसेंटेज की या द्रव्यमान प्रतिशत की। अच्छा, द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, फॉर्मूला मैंने वहां पे लिखा है, हिंदी में क्या लिखा है, विलय का द्रव्यमान बटा विलियन का कुल द्रव्यमान इंटू 100। अच्छा, जब भी आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो मैथ्स का सिंपल सा रूल होता है, उसको क्या करो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। उसको क्या करो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास में टोटल क्या हो जाएगा, वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, अभी नेक्स्ट देखो, विलय का द्रव्यमान, विलियन का द्रव्यमान। अच्छा ध्यान रखना, जो विलियन होता है, जो आपका सोल्यूशन होता है, वो आपके सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों से मिलकर के बना होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो जब हम कैलकुलेशन करेंगे ना, तो इनकी सबसे ज्यादा हेल्प चाहिएगी आपको, विलय प्लस विलायक। तो अभी इधर देखो, अब मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है, क्या बोला, 20% C6H12O6, ग्लूकोज का फॉर्मूला, ये किसका है, ग्लूकोज। इसके अंदर इन्होंने बोला 20 ग्राम इन 80 ml ऑफ H2O, ये करके अब इसका परसेंटेज निकालो आप, ठीक है। तो परसेंटेज किस तरीके से निकालेंगे, देखो मैं बताती हूँ। इसका सिंपल एक क्वेश्चन लेते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं हम। इधर देखो, जैसे अभी पीछे ग्लूकोज का फॉर्मूला था ना, यही ले लेते हैं, ठीक है। अब ये निकाल दिया। अब मैंने इसको बोला कि आपने इस पूरे सोल्यूशन को, इसको क्या करा है, इसमें मुझे कार्बन की परसेंटेज बता दो। चलो मैं सिंपल पहले परसेंटेज निकालना सीखते हैं, फिर हम आगे उसमें जाएंगे, ठीक है। कार्बन की परसेंटेज बता दो कि ग्लूकोज के अंदर कार्बन कितना परसेंट प्रेजेंट है। तो कैसे निकालेंगे, तो पहले आपको C6H12O6 का टोटल क्या निकालना है, मास निकालना है। अच्छा, मास कैसे निकालते हैं, जो आपके जनरल इनका एटॉमिक नंबर होता है, जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक 6 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है। तो इनके जो ये होंगे परमाणु भार या एटॉमिक मासेस, जस्ट इनके क्या होते हैं, डबल होते हैं। बट हाइड्रोजन आपका एक्सेप्शन है, इसका 1 नहीं होगा, बाकी इनके मोस्टली क्या होता है, डबल होता है। अब निकाल दो बस, 6 इंटू इसका क्या आ जाएगा, 12 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू इसका कितना था, 60। सॉल्व करो थोड़ा सा, ऐड कर लो, 72 है, ठीक है। वन 180 अराउंड आएगा। 72 एंड 2 74, 4 एंड 6 विल बी 80 तो 9, हाँ करेक्ट है, 180 आएगा। अब खाली कार्बन का निकालना है, कार्बन कितना है, 6 कार्बन प्रेजेंट है। अच्छा, एक कार्बन का होता है हमारे पास में 12, तो 6 का क्या हो जाएगा, तो 12 इंटू 6 कर दो, अपॉन टोटल कितना आ गया 180, इंटू में आप क्या कर दो 100 कर दो।
इस चीज़ को आप जैसे ही सॉल्व करोगे तो आपके पास में किसका परसेंटेज आ जाएगा, कार्बन का परसेंटेज आ जाएगा। कर लो सॉल्व, देखो 6 1 ज़ा 6 6 3 और ये 4 टाइम्स कट हो जाएगा, मतलब कितना आ गया, 40% आ गया। कि ग्लूकोज के अंदर अगर आपको कार्बन पूछा जाए कितना परसेंट होगा तो कितना परसेंट होगा, 40% होगा। अब ऐसे ही ये तो डायरेक्ट इन पे क्वेश्चन थे, अब इन पे नहीं पूछ करके आपको क्या बोल देंगे, कुछ इस तरीके से बोल देंगे कि ग्लूकोज को क्या किया है, पानी के अंदर मिक्स किया है, हाँ वाटर के अंदर, जल के अंदर इसको मिलाया, इसको मिलाने के बाद में जो आपके ग्लूकोज का जो मास है वो 20 दे दिया आपको, ठीक है, सपोज करो 20 दे दिया, और जो आपके ये है इसको आपको 80 दे दिया, और आपको पूछा कि इसका मास परसेंटेज निकालो। तो मास परसेंटेज कैसे निकालेंगे, द्रव्यमान, ऊपर क्या करना है हमें, किसका परसेंटेज लगाना होता है, इसका विलय का, ऑब्वियसली कम मात्रा में तो ये आएगा, तो 20 अपॉन नीचे विलियन आता है तो 80 अपॉन ये क्या हो जाएगा 20 + 80, और इंटू में आपको क्या करना होता है 100, सॉल्व कर लेना, कितना आ जाएगा 20% आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको मास परसेंटेज पूरा निकालना है, कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला यहाँ पे दे रखा था तो सेम ऐसे ही देख लो आप, फिर आगे करते हैं। चलो नेक्स्ट, ऐसे इसमें अब क्या आ जाएगा आपका वॉल्यूम परसेंटेज आ जाएगा। अच्छा, जब हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो देखो मास परसेंटेज में हमने मास कंसीडर किया था, वॉल्यूम में हम क्या कंसीडर कर लेंगे, वॉल्यूम कंसीडर कर लेंगे, बस इतना ही डिफरेंस है। सेम वही 15 ml इथेनॉल प्लस 85 ये बोला है, तो ऊपर क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा, सॉल्यूट हमारे पास कौन है, इथेनॉल है, तो 15 आ जाएगा, है ना, 15 अपॉन सोल्यूशन निकालना है तो 15 + 85 कितना आएगा, 100 ही होगा, कर लेना, इनटू क्या करना है फिर आपको वापस से और 100 करना है, कैंसिल आउट करोगे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो ये देखो 15 इसको इसके अंदर क्या किया, आपके मिक्स किया है। आई बात समझ में। तो परसेंटेज, मास परसेंटेज बोलेंगे तो मास लेना है, वॉल्यूम परसेंटेज बोलेंगे तो वॉल्यूम लेना है, आयतन लेना है। वॉल्यूम को हिंदी में क्या बोला जाता है, आयतन, आयतन प्रतिशत। बस सिंपल आप ये ध्यान रखना, ऊपर विलय का लेना है सॉल्यूट का, और नीचे किसका लेना, विलियन का लेना है, ना कि सॉल्वेंट का। नेक्स्ट आप क्या होता है, स्ट्रेंथ। अगर आपको स्ट्रेंथ निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये निकाल दो आपके पास आ जाएगा। अब सबसे जो मेन टॉपिक आपका आ रहा है वो ये होता है मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी और एक मोलैलिटी आएगा, ठीक है। हिंदी में इसको कहते हैं मोलरता, इसको कहते हैं नॉर्मलता, इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब इनके फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हिंदी में क्या हो जाएगा, विलय के मोल बटा विलय के मोल बटा विलियन का आयतन। अब सबसे जो मेन कंडीशन हमें दे रखी है वो क्या बोला है, ये मोल में ही लेना है और आयतन आपको लीटर में ही लेना है। अगर मिलीलीटर में होगा तो भी उसको आपको लीटर में क्या करना रहेगा, कन्वर्ट करना रहेगा, चेंज करना रहेगा, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, आयतन तो आपके डायरेक्ट दे देंगे, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट बात होती है नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालेंगे, वो कैसे निकाला जाता है। तो नंबर ऑफ मोल्स जो होता है ना, वो आपको इसको निकालने का फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये आपके इस तरीके से निकालते हैं, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। एटॉमिक मास वही जो अभी आपको मैंने बताया कैलकुलेट करना। हिंदी में नंबर ऑफ मोल या मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे, एन यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करता है, मोल की संख्या। इंग्लिश में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे हम स्मॉल एन से। क्या फॉर्मूला होता है इसका निकालने का, दिया गया मास, एक मास आपको क्वेश्चन में देंगे, जैसे सपोज कर लो कार्बन आपको बोल दिया 20 ग्राम कार्बन को, समझ लो, और एक हमें जनरली पता है कार्बन का कितना होता है, 12 होता है। अब इसको कैलकुलेट करने के बाद में जो आएगा वो आपके क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। समझ में आई बात। तो दिया गया द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान, तो ये आपके क्या होता है, फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का। तो मोलैरिटी के लिए क्या करना है, पहले आपको नंबर ऑफ मोल निकालना है, फिर जो भी आपके दे रखा होगा उसको आपको क्या निकालना है, उसका वॉल्यूम निकालना है, आयतन निकालना है। ये एन का नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लिखा है 18 ग्राम्स, ग्राम्स मतलब वही जो गिवन है, और ये मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर जो आपका एक्चुअल होता है, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश में मैंने यहाँ पे एलैबोरेट कर दिया है, तो इसको नहीं भी देखो तो एक ही बात है, ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है आपका।
बस ये देखो यहाँ पे था ना, इसको बस इस तरीके से लिख दिया वॉल्यूम, और ये आपका वही नंबर ऑफ मोल्स है, स्मॉल n है, इनटू में क्या करना है आपको 1000 करना है। ये मोलैरिटी का फॉर्मूला हो गया मुलरता का। ऐसे ही आपको नॉर्मेलिटी का क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और ये नंबर ऑफ जो ग्राम इक्विवेलेंट है इसको हिंदी में कहता है ग्राम तुल्यांक, है ना, ग्राम तुल्यांक की संख्या। जैसे उसे नंबर ऑफ मोल निकाल, मोल की संख्या निकाल रहे थे ना, इस बार मोल नहीं निकालना, आपको क्या निकालना है, ग्राम तुल्यांक की संख्या निकालनी है। और उसको निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। आपको जो भी भार या द्रव्यमान दे रखा होगा वो लेना है ग्राम में, और अपॉन में आपको क्या लेना है, तुल्यांक की भार लेना है। ठीक है, ये सारा आपको वहाँ पे गिवन होगा बस। तो अब सिंपल जो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है नॉर्मलता का, वो क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, वही सॉल्यूट, और यहाँ पे वॉल्यूम का क्या आ जाएगा, सोल्यूशन का आयतन आ जाएगा। मतलब हिंदी में क्या हो जाएगा, विलय के ग्राम तुल्यांक की संख्या बटा विलयन का आयतन। और ग्राम तुल्यांक की संख्या या नंबर ऑफ जो ग्राम इक्विवेलेंट है उसको निकालने का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ईडब्ल्यू को क्या कहते हैं हम, इक्विवेलेंट वेट। यहाँ लिख देते हो ईडब्ल्यू आपका क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट, या हिंदी में क्या होगा, तुल्यांकी भार। ठीक है, इतना करो, फिर आगे करते हैं नेक्स्ट। ये सारा वही है, किस तरीके से आपको ये कैलकुलेट करना है और सारा। ठीक है, जैसे आप देखो इसमें एग्जांपल लिया है H2SO4 का, और आपको निकाल करके बताया कि हम लोग इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, ग्राम तुल्यांक कैसे निकालेंगे। तो इसका जो होता है 98 अपॉन ये 2 किया है, कैसे निकालता है, वही एटॉमिक वेट H2SO4 का, देखो निकाल के देखो, एटॉमिक वेट इतना ही आएगा, निकालो आप लोग। H2 वही 2 1 प्लस सल्फर का होता है 32 प्लस 4, और इसका होता है 16, सॉल्व कर लो। 2 प्लस 32, अच्छा ये निकाले कैसे, 32 16 1, ये आपको याद करना है। हाइड्रोजन एक्सेप्शन है 1 होता है, इसके अलावा क्लोरीन भी जो है आपका एक्सेप्शन है 35.5 होगा, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो आप लोग गूगल के ऊपर 1 to 30 की लिस्ट निकाल लेना, 1 to 30 जितने भी एक्सेप्शन है वो याद कर लेना। ठीक है, बाकी जो याद नहीं करना है उसमें तो सिर्फ आपको जितना आपका परमाणु क्रमांक होगा, एटॉमिक वेट होगा, उसका जस्ट क्या कर दो, डबल कर दो, आपके पास में एटॉमिक मास आ जाएगा, परमाणु भार, आणविक भार आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करो इसको। तो देखो 4 और 2 6 और 2 8, 98 आ गया, बस ये 98। अभी वेट मैंने आपको बताया था ना कैसे निकालना, इक्विवेलेंट वेट या तुल्यांक की भार, क्या है ये, इक्विवेलेंट वेट बोल दो या फिर आप क्या बोल दो, तुल्यांक की भार बोल दो, एक ही बात है। निकालेंगे कैसे, वही एटॉमिक वेट अपॉन आपको क्या करना था, तो अभी ये देखो ये कितने आयन यहाँ से रिलीज कर रहा है, 2H प्लस आयन रिलीज कर रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया 2, डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा 49 आ जाएगा। ऐसे अगर मैं HCl लेती, H2SO वो नहीं लेकर के HCl लेती, तो HCl आपका एक ही H प्लस रिलीज करता है, H प्लस Cl माइनस, तो यहाँ पे नीचे जो आता है यहाँ पे क्या आता, 2 की जगह 1 आता। ठीक है, कितने वो आयन्स रिलीज करेगा वो होता है, समझ लो, तो बस ये लिखना है। अच्छा, एसिड जब होगा ना उसमें हमें H प्लस कितने रिलीज कर रहा है वो देखना है। यही अगर यहाँ पे बेस होता, बेस मतलब NaOH होता, तो हम इसमें क्या देखते हैं, Na प्लस और OH माइनस, कितने इसने OH माइनस रिलीज किए वो देखते हैं, उसका नंबर हम देखते हैं। ठीक है, तो अगर आपको पूछा जाए तो ये देखो, जैसे यहाँ पे लिखा ना 2H प्लस आयन विल हीट विद द 2OH माइनस, सो इट्स बेसिसिटी विल बी 2, इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, है ना। एसिड को बेस के साथ न्यूट्रल करेंगे तभी तो आपके पास सॉल्ट बनेगा, लवण बनेगा। तो ज़्यादा इसमें कंफ्यूज होने का कुछ नहीं है, बस आपको इतना ध्यान रखना है इक्विवेलेंट निकालना कैसे है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन क्या करना है, एसिडिटी या फिर बेसिसिटी बोल दो इसकी। ठीक है, बेसिसिटी लो, हिंदी में क्या हो जाएगा, वही आणविक भार बटा अम्लता या क्षारीयता। और ये निकालेंगे कैसे, तो आपको ये पता लग ही जाएगा, क्योंकि ये एसिड था
इसको 2 आयन चाहिएंगे तो इसीलिए इसकी बेसिसिटी हो जाएगी। हमेशा ध्यान रखना, एसिड्स की हम बेसिसिटी निकालते हैं, अम्ल की हमेशा क्षारीयता निकालते हैं, और बेसिस की हमेशा हम क्या निकालते हैं, एसिडिटी। क्लियर हो गया होगा पॉइंट? तो बस ये इस तरीके से आपको निकालना है, कैलकुलेट करना, दैट्स इट। नेक्स्ट अब आगे कंटिन्यू करें उससे पहले इस बैच के बारे में आप देख लो। RUHS और एम्स के लिए इंपॉर्टेंट बैच है, वही आपको प्ले स्टोर ओपन करके प्रतिज्ञा क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है। रजिस्ट्रेशन करोगे तो इस बैच के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, प्लस इसकी प्राइस यहाँ पे दे रखी है, एंड दैट इज 699, सो चेक कर लो। और अगर किसी को ऑफलाइन विजिट करना है तो कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस भी वहाँ पे गिवन है, चेक कर लो एक बार, फिर आगे अपना टॉपिक जो भी है वो कंटिन्यू करते हैं। चलो अब जो नेक्स्ट आता है आपके नॉर्मेलिटी और इनके बीच में क्या रिलेशन होता है। नॉर्मेलिटी और मोलैलिटी के बीच में बोला है, यहाँ पे मोलैलिटी करो प्लीज, ठीक है। और यहाँ पे भी थोड़ा सा हिंदी में भी मैं चेंज कर देती हूँ, ठीक है। नॉर्मेलिटी को बोला जाता है नॉर्मलता, नॉर्मलता, और मोलैलिटी मतलब हो जाएगा आपका मोललता। इनके बीच आपको क्या बताना है, रिलेशन बताना है। तो एक ये सिंपल सा रिलेशन है, ध्यान रखना। कैपिटल एन इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू एन होता है। मतलब नॉर्मेलिटी नॉर्मलता जो होगी, एम स्मॉल एम आपको मोललता को बोलता है, मोलैरिटी मोलैलिटी को, ठीक है। और ये एन आपका वही हो जाएगा, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स वो डोनेट किए हैं या फिर एक्सेप्ट किए, ये छोड़ो। अब जो नेक्स्ट आपकी टर्म आती है वो आपकी क्या आती है, मोलैलिटी आती है, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, मोललता। और इसको दर्शाते किससे, स्मॉल एम से। ध्यान रखना, कैपिटल एम मोलैरिटी है, कैपिटल एन नॉर्मेलिटी, और स्मॉल एम जो है आपका वो क्या है, मोलैलिटी है। बस थोड़ा सा डिफरेंस है मोलैरिटी और मोलैलिटी में। देखो वही सेम आपका मोल ऑफ सॉल्यूट ही लेना है, बस इसके अंदर यहाँ पे क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। मतलब इसका हिंदी में अगर मैं फॉर्मूला लिखूँ तो वो आपके फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये मास ऑफ सॉल्यूट, तो वो मोल ऑफ सॉल्यूट तो सेम है, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, ठीक है, ये तो सेम है। बस यहाँ पे अपॉन में यहाँ क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। विलायक का आपको क्या लेना है, द्रव्यमान लेना है, विलायक का द्रव्यमान। और मेन इंपॉर्टेंट बात क्या बोली है कि ये किलोग्राम में ही लेना है, अगर ग्राम में होगा तो भी आपको उसको किलोग्राम में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। बस ये छोटा सा डिफरेंस ये है कि मोलैरिटी के अंदर हम नीचे क्या ले रहे थे, विलियन का आयतन ले रहे थे, अब यहाँ पे विलियन नहीं लेना है, विलायक लेना है, सॉल्वेंट लेना है। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेम फिर बस वही नंबर ऑफ मोल, वही आपको वैसे निकालोगे, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, जिस तरीके से मैंने बताया था। तो इस तरीके से आप लोग इसको ऐसे लिख लेना। तो इसका फॉर्मूला जब लिखोगे, फाइनल फॉर्मूला वो आपका ये हो जाएगा, ठीक है। WA मतलब वही गिवन मास, MW मतलब क्या, एटॉमिक मास, WB भी वो इसका बाहर सॉल्वेंट का, और इनटू में आपको क्या करना है, 1000 करना है। अब नेक्स्ट जो आपकी टर्म आता है वो आता है मोल फ्रैक्शन। क्या आता है, मोल फ्रैक्शन, हिंदी में इसको बोलते हैं मोल अंश, मोल फ्रैक्शन या मोल अंश। अब जैसे देखो, सपोज करो आपके पास में दो पार्टिकल है, ठीक है, जो A प्लस बी से मिलकर के बना है। सपोज करो मैं A को सॉल्यूट बोल रही हूँ, विलय बोल रही हूँ, और B को मैं बोल रही हूँ सॉल्वेंट, विलायक, ठीक है। अब आपको इन पे जो क्वेश्चन आते हैं, इनके फॉर्मूलाज आपको इस तरीके से याद करने। कभी कभी आपके इस पे पूछ लिया जाता है, विलय के मोल अंश निकालो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बताओ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बताओ, है ना। तो इसके जो सिंपल फॉर्मूला होते हैं ना वो इस तरीके से होते हैं। तो देखो इधर सपोज करो आपको यहाँ पे XA निकालना है, क्या निकालना है, XA निकालना है, ठीक है, फिलहाल के लिए XA मतलब A का, A मैंने किसको माना है, इसको विलय को माना है। तो इसका अगर मुझे निकालना है तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, मोल ऑफ A बटा टोटल मोल ऑफ सोल्यूशन। मतलब वही, अगर आपको विलय का निकालना है तो ऊपर विलय के मोलों की संख्या ले लो, नीचे किसकी लोगे, विलय की, विलियन की, किसकी लोगे, विलियन की लोगे। फिर जैसे ही करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला बेसिकली XA का क्या होगा, NA मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ A बटा NA प्लस NB, क्योंकि दो ही लिए थे, मतलब इसमें क्या आ जाएगा आपका सोल्यूशन। बात समझ में आई। तो सिंपल आपको बस यही करना है, NA और NB आपके यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करेंगे,
एन ए आपके होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालना है वो मैंने आपको बताया है, कैसे निकालना है, वही गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। हिंदी में ये टर्म्स लिखूं क्या, ए के मोलों की संख्या एन ए और बी के मोलों की संख्या क्या हो जाएगी आपकी एन बी हो जाएगी। तो अब अगर आपको एक्स ए बोला है तो ऊपर कौन आ जाएगा, एन ए आ जाएगा। ऐसे ही अगर आपको एक्स बी बोलता तो ऊपर क्या आ जाता है, एन बी, बटा नीचे में तो वही टोटल आना है ना। तो इस तरीके से, तो इस तरीके से निकाल देंगे। अब यहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट इक्वेशन होती है वो आपकी क्या होती है, एक्स ए प्लस एक्स बी जो होगा हमेशा वो क्या होगा, 1 होगा। मतलब जब आप सॉल्वेंट और सॉल्यूट जितने भी या फिर पार्टिकल्स दे रखे हैं उनके आप अगर इनके मोल अंश को ऐड करोगे ना तो आपके पास में टोटल जो वैल्यू आएगी वो 1 ही आएगी। डजेंट मैटर आपके 2 पार्टिकल है, 3 है, 4 है, 5 है, बट उनका जो टोटल होगा, सम होगा, वो हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। जैसे एक्स ए 0.6 आ गया तो भले आंख बंद करके एक्स भी देख लेना 0.4 आएगा। मतलब आपने जो आपका आंसर करेक्ट करने का, चेक करने का ये बहुत अच्छा तरीका है। क्या करना है, आपने जो भी कैलकुलेट किया है उसको ऐड करके देख लो। अगर 1 आ रहा है तो आपका आंसर जो है वो करेक्ट है, अगर 1 नहीं आ रहा है तो आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है, तो वापस से उसको सॉल्व करो। ठीक है, मोल अंश जो होता है ना, मोल फ्रैक्शन, इनका टोटल हमेशा 1 रहता है, हमेशा 1 रहता है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है एमसीक्यू में। मोल अंश का योग हमेशा रहता है 1, 1 से ज़्यादा, 1 से कम या कुछ नहीं। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मैं हिंदी लिख लेती हूँ, इंपॉर्टेंट है इसीलिए बता रही हूँ। ठीक है, इसका लैंग्वेज लिख देती हूँ यहाँ पे, वेट करो। इंग्लिश में क्या हो जाएगा, द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन विल ऑलवेज बी 1। इसको नोट लगा के अलग से मेंशन करना इंपॉर्टेंट है ये। अब नेक्स्ट आपकी टर्म आता है पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम जिसको कहते हैं, हिंदी में भी वही हो जाएगा, पार्ट्स पर मिलियन ही बोलेंगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला सिंपल है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶ करना है। हिंदी में क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट, हिंदी में क्या बोल देंगे, विलय का द्रव्यमान, बटा विलियन का द्रव्यमान इंटू 10⁻⁶। अब ये सारा ना क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। अगर आपको पूछते इस पे न्यूमेरिकल भी आएंगे तो सिंपल सिंपल आएंगे। कैसे, आपको पूछ लेंगे इसका पीपीएम में वैल्यू निकालो, तो आपको विलय और इन सब के द्रव्यमान क्वेश्चन में दे रखे होंगे, आपको सिर्फ खाली वैल्यू रख के उसको सॉल्व करना है बस। और ये भी सिंपल मैथ्स है, ज़्यादा इतनी नहीं है। ऐसे एक पीपीबी होता है, पार्ट्स पर बिलियन, हिंदी में भी सेम यही रहेगा। उसका फॉर्मूला भी क्या है, सेम यही है, बस यहाँ पे 10⁻⁶ कर रहे थे, यहाँ पे 10⁻ क्या कर देना, 9 कर देना, बाकी पूरा एग्जैक्ट सेम है। अब इसमें एक नोट लगा करके मैंने एक बात बोली है, क्या बोला है, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, अच्छा इन सबके मैं सिंबल लिख देती हूँ साथ साथ में। ठीक है, मोलैलिटी मतलब स्मॉल एम, मोल फ्रैक्शन वही आपका एक्स जो भी होगा, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन एटसेट्रा आर प्रेफर टू द मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी एक्सेट्रा। दिस इज बिकॉज, हिंदी में इसको रीड करते हैं, देखो इधर क्या बोल रहा है, मोलरता, मोल अंश, द्रव्यमान अंश आदि को मोलरता सामान्यता से प्राथमिकता दी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले में विलय तथा विलय का द्रव्यमान शामिल होता है। इसका सिंपल मैं मीनिंग बताती हूँ। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो आपकी टर्म्स है मोलैलिटी और ये जो है, ये जो टर्म है ना, ये आपके मोल फ्रैक्शन, ये कभी भी आपके टेम्परेचर के साथ में चेंज नहीं होता है। इंपॉर्टेंट बात ये है। ठीक है, जबकि जो आपकी दूसरी टर्म्स होगी मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, कैपिटल एम, कैपिटल एन, ये आपके जो होता है वो टेम्परेचर के साथ में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। लेकिन स्मॉल एम और मोल फ्रैक्शन ये कभी भी आपके टेम्परेचर के साथ में क्या नहीं होंगे, चेंज नहीं होंगे। तो इस पर भी एमसीक्यूज बनते हैं, इसीलिए नोट लगा के लिखा था। कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है, निम्न में से कौन सी ऐसी राशि है जो
तापमान के साथ में बदलती नहीं है, चेंज नहीं होती है, स्थिर रहती है ना। विच वन इज द एंटिटी विच डजंट चेंज विद द टेम्परेचर, तो आपको वो पता रखना है, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। और जो चेंज हो जाएगी वो क्या हो जाएगा आपका, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी हो जाएगा, ठीक है। और फर्स्ट बात में भी यही बोला है कि बाकी सब में क्या होता है आपके मास जो होता है इंक्लूड होता है और इनमें मास इंक्लूड नहीं होता, बस इतना सा डिफरेंस है। नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी आ गया। अब अपना जो मेन टॉपिक है, घुलनशीलता बोल दो या विलयता बोल दो। सॉल्युबिलिटी क्या होता है? अच्छा मुझे ये बताओ, कंप्लीट सॉल्युबल हम सोल्यूशन किसको बोलेंगे? किसको बोलेंगे कि ये पूर्णतया आपके विलय क्या है, विलियन है, किसको बोलेंगे? कंप्लीटली सॉल्यूबल सॉल्यूशन हम किसको बोलेंगे? उसको बोलेंगे, जैसे देखो सॉल्यूशन में आपके दो ही होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। अभी बताया, कब से बात ही कर रहे हैं। तो जैसे अगर मैंने आपके यहाँ पे NaCl और वाटर, NaCl मतलब क्या, सॉल्ट, सॉल्ट को अगर मैं वाटर में मिक्स कर दूँ तो वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, थोड़े टाइम बाद में सॉल्यूशन हो जाएगा, मतलब कंप्लीटली उसके अंदर क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा, सॉल्यूबल हो जाएगा। मतलब अगर आपको दूर से देखने को बताए, एक ग्लास के अंदर मैंने सॉल्ट प्लस वाटर रख दिया, एक में खाली वाटर रख दिया, और आपको बोले कि मुझे देख के बताओ कि कौन सा सॉल्टी वाटर है, तो खाली देख के हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। तो कंप्लीटली सॉल्यूबल किसको बोलेंगे? जिसमें सॉल्यूट के सारे पार्टिकल सॉल्वेंट के अंदर क्या हो जाए, डिसॉल्व हो जाए, ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलेंगे कंप्लीटली सॉल्यूबल। तो ऐसे ही सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड बताना है, तो आपके ये क्या होती है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड एट एनी टेम्परेचर इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू द फ्रॉम द सैचुरेटेड सोल्यूशन एट एनी टेम्परेचर। अच्छा, सैचुरेटेड सोल्यूशन हिंदी संतृप्त विलयन हम किसको बोलते हैं? उसी को बोलते हैं जिसमें आपके सारे के सारे सॉल्वेंट इसमें क्या हो जाता है, सॉल्वेंट के अंदर सारे सॉल्यूट आपके विलय हो जाता है, ठीक है। इधर देखो, देखो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड कब बोलेंगे? सॉलिड इन लिक्विड लेना है, तो अब देखो इसमें सिंपल बात होगी कि आपके जो हम सॉल्यूट लेंगे वो किस फॉर्म में लेंगे, हम सॉलिड फॉर्म में लेंगे, है ना। बात हो गई ना, कंफर्म, क्लियर। लिक्विड, लिक्विड फॉर्म में किसको लेंगे? सॉल्वेंट को लेंगे। मतलब आपकी द्रव अवस्था में तो लेना है विलायक को, और ठोस अवस्था में किसको लेना है? आपके विलय को। अभी मैंने सिर्फ कुछ नहीं करा है, खाली हेडिंग पढ़ी है और कुछ भी नहीं किया। हेडिंग का मतलब ये आया है कि आपको कोई भी एक सॉलिड है उसको आपको लिक्विड के अंदर मिक्स करना है और एक सोल्यूशन बनाना है, तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी होगी वो क्या होगी, उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो उसने बोला उसको हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे, अगर आपके ये लिक्विड का कोई भी किसी भी टेम्परेचर पर इसका जो मैक्सिमम अमाउंट होगा सॉलिड का, वो आपके कितने ग्राम या कितने ml सॉल्वेंट के अंदर मिक्स हो जाना चाहिए, 100 के अंदर। अगर इसके अंदर ये मिक्स हो गया तो हम उसको बोलेंगे कि वो सॉलिड आपका उस लिक्विड के अंदर क्या है, डिसॉल्व हो जाता है, सॉल्यूबल है या विलय है। आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट देखो। अब इसको कौन कौन से फैक्टर्स आपके अफेक्ट करेंगे? फैक्टर अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब इसको कौन कौन अफेक्ट करता है? एक तो आपके क्या करेगा, नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ऑब्वियसली सीधी बात है, इनकी प्रकृति जो होती है वो आपके करेगी। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, कम करोगे तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, क्योंकि इसके क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समानुपाती। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी, घटाओगे तो ये भी क्या होगी, घटेगी। सेम ऐसे ही, अच्छा ये तो होता है आपके एंडोथर्मिक प्रोसेस में। एंडो मतलब इसको क्या कहते हैं, हिंदी में एक टर्म होता है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, जस्ट वेट। उष्मा, एंडो मतलब होता है उष्मा शोषी, उष्मा शोषी अभिक्रिया, और ये आपके होगा उष्मा शेपी, ठीक है। तो जो आपके उष्मा शोषी होती है, एंडोथर्मिक मतलब जिसमें एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, और इसमें क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। तो एंडोथर्मिक वाले में तो आपकी क्या होता है, रिलेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, इसको कम करोगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। फिर इफेक्ट जो होता है प्रेशर का, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर आप किसी सॉलिड को क्या कर रहे हो, लिक्विड के अंदर मिक्स कर रहे हो, तो इस पर प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं बनता। अब इस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चंस बनता है, किस तरीके से
कि अगर हमें सॉल्युबिलिटी चेक करनी हो किसी भी सॉलिड की लिक्विड के अंदर, तो कौन सा फैक्टर है जो अफेक्ट नहीं होता है, तो वहाँ पे सारे ऑप्शन देंगे, टेम्परेचर, प्रेशर, दूसरे और भी ले लो, जो भी लेना है आपको XYZ। तो खाली ध्यान रखना आपके प्रेशर जो होता है ये चेंज नहीं होता है किसके अंदर, जब आप किसी सॉलिड को लिक्विड के अंदर मिक्स करते हो। तो ये कुछ फैक्टर्स थे। अब नेक्स्ट आपके आता है सॉल्यूशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड। देखो जो आपके हेडिंग दे रखी है मैं बस इनको रीड कर रही हूँ और कुछ नहीं बोल रही हूँ, गैसेस बोल दिया मतलब हम सॉल्यूट में क्या लेंगे, गैस लेंगे, ठीक है भाई ले लिया। सॉल्वेंट में क्या लेंगे, लिक्विड लेंगे, ये लो। मतलब अब हमें क्या करना है, जो भी आपके गैस पार्टिकल्स होंगे उनको हमें क्या करना है, लिक्विड पार्टिकल्स में डिसॉल्व करना है और हमें उसकी सॉल्युबिलिटी के बारे में पता करना है कि क्या होता है। तो इसकी भी यहाँ पे एक डेफिनेशन दे रखी है और वो डेफिनेशन क्या है कि किसको हम बोलेंगे कि ये जो सोल्यूशन है वो गैसेज इन लिक्विड है। तो ये कैसे सोल्यूशन को बोला जाता है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी गैस इन अ पर्टिकुलर liquid is the volume of the gas in converted to STP that can dissolve in unit volume of the liquid from saturated solution। देखो सिंपल मीनिंग बताती हूँ, ज़्यादा लैंग्वेज के अंदर नहीं जाते वरना कंफ्यूज हो जाओगे। ये बोल रहा है कि अगर आपको गैस को लिक्विड के अंदर मिक्स करके सोल्यूशन बनाना है, विलियन बनाना है, तो हम कैसे सोल्यूशन को बोलेंगे कि ये गैसेज इन लिक्विड है, जिसके अंदर आपके सॉल्यूट पार्टिकल तो हम गैसेज लेंगे और जो आपके सॉल्वेंट पार्टिकल होगा, विलायक जो होगा, वो हम क्या लेंगे, लिक्विड लेंगे। बट इसमें एक ही बोली है कंडीशन कि आपके ये जो डिजोल्व होगा वो 1 ATM, ATM मतलब होता है एटमोसफियर, प्रेशर की यूनिट होती है। तो इस 1 ATM प्रेशर के ऊपर आपके जितने भी सॉल्यूट वाले पार्टिकल है वो सॉल्वेंट के अंदर क्या होने चाहिए, मिक्स होने चाहिए। समझ में आया? तो ऐसे लिक्विड्स को हम क्या ऐसे सोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन ऑफ गैसेज इन लिक्विड। अब नेक्स्ट क्या बोला है, पॉइंट जो बोला है, दिस मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट। अब ये जो होगा ना, ये प्रोसेस जिसके थ्रू इसको एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट बोलते हैं, हिंदी में क्या हो जाएगा, अवशोषण गुणा, और उसको दर्शाया जाएगा अल्फा से। अल्फा से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, टर्म है बस, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं समझाने का। अब सेम इसमें भी इसको भी फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं, तो सेम वही, नेचर ऑफ गैस, सॉल्वेंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर करेगा। टेम्परेचर क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी टेम्परेचर घटने के साथ और घटेगी उसके बढ़ने के साथ। सेम वही प्रेशर ऑफ, अब ये देखो, प्रेजेंस ऑफ अदर सब्सटेंस इन द सॉल्वेंट। अगर जैसे ही आप किसी दूसरे सॉल्वेंट को इसके अंदर मिक्स करोगे तो उनकी जो सॉल्युबिलिटी होगी, जो घुलनशीलता होगी, विलयता होगी, वो आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब इसमें देखो आपके प्रेशर का फर्क पड़ रहा है। जब आपने सॉलिड को लिक्विड के अंदर मिलाया था तो उसमें प्रेशर का कोई चेंज नहीं पड़ रहा था, बात ध्यान रखना। लेकिन आप क्या कर रहे हो, गैसेस को लिक्विड के अंदर मिला रहे हो तो इस पे प्रेशर का इफेक्ट पड़ेगा। और वैसे ही ध्यान रखना नहीं, जनरल बात है, कॉमन सेंस होना चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, अगर हम सॉलिड के ऊपर, ठोस के ऊपर प्रेशर लगाते हैं तो सॉलिड में कोई चेंज होता है क्या? हाँ, जैसे सपोज करो आपके पास में कोई भी सॉलिड वाली चीज़ है, जैसे ये फ़ोन है, अब इसके ऊपर आप प्रेशर लगाओगे तो इसका शेप या कुछ भी चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो जो सॉलिड होते हैं उन पे प्रेशर का इफेक्ट क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि ये रिजिड होते हैं। आप कितना भी प्रेशर लगाओगे तो इस पर ये चेंज नहीं होने वाला है ना। तो सेम ऐसे ही, लेकिन आपके जो गैसेज होते हैं, बलून ले लो, बलून पे प्रेशर लगाओ, उसका शेप चेंज होगा ना। तो सेम वही है, सॉलिड और लिक्विड आप जो सॉल्यूशन बनाओगे उन पे भी आपके प्रेशर चेंज इसमें नहीं होगा और इसमें होगा। कैसे होगा वो देख लो, इसमें डायरेक्टली होता है प्रोपोर्शनल, कि आपके प्रेशर बढ़ाने के साथ सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, प्रेशर घटाने के साथ में सॉल्युबिलिटी क्या होगी, घटेगी। प्रेशर मतलब हिंदी में हो जाएगा आपका दाब, दाब बोलते हैं हिंदी में। अब नेक्स्ट इसी से रिलेटेड कुछ नियम है, कुछ रूल्स है। फर्स्ट सबसे पहले आता है हेनरी लॉ, या हिंदी में इसको बोलते हैं हेनरी का नियम। होता क्या, एक बार लैंग्वेज पढ़ के ट्राई करो वरना मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो देखो इसमें ना सिंपल इसका स्टेटमेंट दे रखा है, क्या बोला है, द सॉल्युबिलिटी of a gas in liquid at particular temperature is directly proportional to the pressure of the gas। कि आपके जो इसकी solubility होगी
वो आपके प्रेशर के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यही रिलेशन इसने लिखा है। स्मॉल एम लिख लो, कैपिटल एम लिख लो, जो भी लिखना है, कैपिटल एम लिख लो। चलो, जैसे यहाँ से कांस्टेंट हटाओगे, समानुपाती वाला हटाओगे या फिर प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे, कांस्टेंट आएगा के। इस के को बोला जाता है आपके हेनरी कांस्टेंट। क्या बोला जाता है? हेनरी कांस्टेंट। क्योंकि के हेनरी था इसलिए इसने के एच लिख लिया और इसको बोल दिया हेनरी कांस्टेंट, या हिंदी में हो जाएगा हेनरी स्थिरांक। ठीक है, सिंपल स्टेटमेंट समझ में आ गई। स्टेटमेंट क्या कहता है? जो सॉल्युबिलिटी होगी, विलयता होगी, वो टेम्परेचर के साथ जो चेंजेस होता है विलयता में, वो आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? प्रेशर के होगा। और जैसे ही प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे, यहाँ पे कांस्टेंट आएगा के एच, और इस के एच को हम बोलेंगे हेनरी कांस्टेंट। तो फाइनल जो आपके पास में आया, ये आपकी इक्वेशन आ गई। फिर इसने इस सॉल्युबिलिटी को किस में ले लिया? मोल फ्रैक्शन में। मोल फ्रैक्शन को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, तो फॉर्मूला मेरे पास आ गया एक्स इक्वल टू के पी। यहाँ से अगर मैं पी का फॉर्मूला निकालूंगी तो क्या आ जाएगा? पी इक्वल टू 1/k एक्स। और सेम ऐसे इस 1/k को इसने नया कांस्टेंट दे दिया, के एच दे दिया। तो फाइनल इसका जो फॉर्मूला आया वो क्या आ गया? P इक्वल टू के एच एक्स आ गया। या इससे जो रिलेशन निकलेगा वो क्या निकला? P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द x, और x आपका क्या है? मोल फ्रैक्शन। तो इसी को हेनरी लॉ भी कहता है कि अगर जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा उसका प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। ऐसे ही मोल फ्रैक्शन कम होगा तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो आपकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी? कम होगी। तो ये सारा हेनरी ने बताया था, और इसको हम कहते हैं हेनरी लॉ या हेनरी का नियम। इसमें आपको स्टेटमेंट भी पूछा जाता है और मैथमेटिकल फॉर्म्स भी पूछे जाते हैं। तो सारे एक्सप्लेन कर दिए, बस एक बार देख लो। चलो नेक्स्ट देखो। अभी सेम वही है, वही बताया है। अब ये जो हेनरी कांस्टेंट होता है ना आपका, ये टेम्परेचर के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तापमान के। तापमान बढ़ेगा तो ये भी वैल्यू बढ़ती है, ये कम होगा तो ये वैल्यू भी क्या होती है? कम होती है। और प्लस जो आपका हेनरी कांस्टेंट होता है वो सॉल्युबिलिटी के क्या होगा? सॉल्युबिलिटी मतलब वही विलयता, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है विलयता के। ठीक है, विलयता बढ़े मतलब ये ऐसे कह लो, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती है तो विलयता आपके क्या होती है? कम होती है। और ये अगर कम होता है तो ये क्या होता है? बढ़ता है। बस ये रिलेशन ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, इन पे ही डायरेक्ट आपके क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। अब नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ। अब जो भी हमने कुछ भी लॉज पढ़ा है, कोई भी 100% तो परफेक्ट हो ही नहीं सकता है ना, उसमें कुछ ना कुछ तो फ्लॉज रहते ही रहते हैं। तो उन्हीं फ्लॉज को, उन्हीं लिमिटेशंस को या सीमाओं को हम एक बार देख लेते हैं। हेनरी लॉ की क्या थी? तो फर्स्ट इसकी जो लिमिटेशन थी वो क्या थी? प्रेशर शुड बी लो। इसने बोला प्रेशर जो होता है वो कम होना चाहिए, टेम्परेचर जो होता है वो आपका हाई होना चाहिए। तो फिर ऐसा जो सोल्यूशन बनेंगे उन सोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? आइडियल सोल्यूशन बोलेंगे, है ना। इसने बोला ये देखो, ये हेनरी लॉ की क्या थी? इसने बोला कि जो भी आप गैसेस लोगे ना, गैसेस को हम जो लिक्विड में मिक्स कर रहे हैं, है ना, हमने यही तो करा था। हमने जो हेनरी लॉ दिया था वो किस बेसिस पे किया था? गैसेस को लिक्विड के अंदर आपको मिक्स करके जो सोल्यूशन बनेगा उसके बेस्ड दिया था। अब ये बोल रहा है इसके अंदर जो भी आप गैसेस लोगे वो सारी की सारी आइडियल गैसेस होनी चाहिए, आदर्श गैसें होनी चाहिए। और आदर्श गैसें या आइडियल गैस किसको बोलते हैं? जिसमें प्रेशर जितना मिनिमम हो उतना हो जाए और टेम्परेचर जितना ज़्यादा हो उतना हो जाए। लेकिन जो आइडियल गैसेस होती है, किसी को भी हम आइडियल गैसेस बोलते नहीं है जनरली। ठीक है, और आइडियल सोल्यूशन बनाना भी पॉसिबल नहीं होता है। दीज ऑल आर वेरी इमेजिनरी थिंग्स, बहुत ही काल्पनिक है। एक्चुअल में कोई आदर्श सोल्यूशन या आइडियल सोल्यूशन जैसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो एक इसकी ये लिमिटेशन थी। इसने बोला कि गैसेस सारी की सारी क्या होती है? आइडियल गैसेस की तरह होने चाहिए। दैट इज नॉट पॉसिबल इन रियल लाइफ। सेकेंड जो लिमिटेशन था वो क्या था? द गैस शुड नॉट अंडरगो एसोसिएशन और डिसोसिएशन विद द सॉल्वेंट, दैट इज शुडंट फॉर्म एनी कंपाउंड। इसने बोला कि जो आपने गैस को मिक्स करा है उसके साथ में लिक्विड के अंदर, तो बस वो खाली उसी के साथ में रिएक्शन करके आपके प्रोडक्ट बना दे, कोई दूसरे और किसी भी कंपाउंड के साथ में रिएक्शन नहीं करे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो आपकी गैसेज होती है वो बहुत ज़्यादा क्या होती है? वॉलेटाइल होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी क्या करती है? फास्टली रिएक्शन करती है ना, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। बहुत अनस्टेबल होगा तो वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करेगा? रिएक्शन करेगा ऑब्वियसली।
तो वो होता है, लेकिन इसने ये बोला तो वो आपकी उसकी क्या हो गई, लिमिटेशन हो गई, इसकी कमी हो गई। फिर नेक्स्ट बोला ऐसा नहीं है कि सारी की सारी उसने बकवास चीज़ ही दी, बकवास चीज़ नहीं दी, अच्छी चीज़ भी दी थी। तो इसने बोला इसके यूजेस क्या होते हैं, एप्लीकेशंस क्या होते हैं। तो यहाँ पे 3 एप्लीकेशंस लिखा है, देख लो, पढ़ते ही समझ आ जाएगा। तो पहला इसने बोला कि जो कार्बोनेटेड लिवरेज वगैरह होता है उनके प्रोडक्शन में भी हेनरी लॉ के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, वो पूरा का पूरा वहाँ पे वर्क करता है। वो प्रोसेस सारी जो बेस्ड होती है वो हेनरी लॉ पे बेस्ड होती है। सेकंड, जो आप सी डाइविंग करते हो, तो सी डाइविंग के अंदर आप देखना वो जो सी डाइवर्स होते हैं जो जाते हैं तो वो एक बड़ा सा ट्यूब वगैरह वो लगा करके जाता है, तो उसमें जो वो फिल होती है गैस, वो आपकी कौन सी होती है, हीलियम गैस होती है। डायरेक्ट इस पर भी पूछ लेते क्वेश्चन, ध्यान रखना। और ऐसे ही जो आपके क्लाइंबर्स होते हैं जो हाई आपके क्या करेंगे, जो हाई ऑल्टीट्यूड पर रहते हैं, जैसे माउंटेन्स वगैरह पे रहते हैं, या माउंटेन क्लाइंबर्स जो होते हैं जो माउंटेन पे चढ़ाई वगैरह करते हैं, तो वो भी जिस तरीके से करेंगे उसके पीछे भी आपके क्या रहेगा, ये ठीक है। तो ये कुछ एप्लीकेशंस थी, जस्ट इसको लर्न कर लेना, इसमें ज़्यादा इलेबरेट करने जैसा कुछ नहीं है, ठीक है। इस पे डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि सी डाइविंग करने के पीछे निम्न में से कौन सा जो लॉ है, नियम है, फॉलो होता है, तो आपको ध्यान रखना है हेनरी होता है। अब नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करें उससे पहले ये देख लो, बैच सेम वही प्रतिज्ञा क्लासेस फ्रॉम प्ले स्टोर, रजिस्ट्रेशन एंड देन यू विल सी दिस बैच। एसेंशियल बैच है आपके RUHS एम्स BSc नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। इन्फॉर्मेशन सारी दे रखी है, 15 मार्च से बैच स्टार्ट होगा। कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस दे रखे हैं अगर आपको ऑफलाइन विजिट करना है तो, और ये सारी की पॉइंट्स दे रखे हैं कि इस बैच के अंदर क्या क्या आपके इंक्लूडेड है। चेक कर लो, फिर आगे टॉपिक करेंगे अपना। चलो आगे टॉपिक देखो अभी नेक्स्ट। लिक्विड सॉल्यूशंस क्या होते हैं, किनको हम बोलते हैं, तरल विलयन या द्रव विलयन बोल दो, द्रव विलयन। तो इसके पीछे ना एक, जैसे हेनरी लॉ हमने फॉलो कब किया था, जब आपने गैसेस पार्टिकल्स को लिक्विड के अंदर मिक्स करके जो सोल्यूशन बनाया था। अब ये जो आपके एक और लॉ आता है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, राउल्ट्स लॉ या राउल्ट का नियम। ये आपके लिक्विड इन पे लगता है। अब लिक्विड जो सोल्यूशंस होता है ना, ये क्या होता है, इसका सिंपल एक है, लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन करो भाई इसको, द्रव द्रव विलयन। अच्छा, लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन से मतलब क्या है कि आपको जो सॉल्यूट पार्टिकल लेना है वो भी, विलय भी आपको द्रव अवस्था में लेना है, विलायक भी आपको क्या करना है, द्रव अवस्था में लेना है, सॉल्वेंट भी आपको क्या करना है, द्रव अवस्था में लेना है। फिर आपके जो सोल्यूशन बनेंगे वो आपके क्या हो जाएगा, लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन हो जाएगा। अब ये जो इसमें सिंपल बात होती है कि अगर आपको लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन का टोटल प्रेशर निकालना है, PT क्या है, टोटल प्रेशर, कुल दाब निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी इसमें जितने पार्टिकल है ना उन सबका इंडिविजुअली ऐड कर दो। जैसे आपको टोटल निकालना है, इसका 6 है, इसका 4 है, टोटल निकालना है, 6 + 4 कर दो, क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो P टोटल कितना आ जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल एक एग्जाम्पल देकर के आपको बता रही हूँ। तो इसके पीछे राउल्ट्स लॉ, फिर इसने ये जो जो स्टेटमेंट थी वो राउल्ट ने दी थी अपने नियम, अपने लॉ के अंदर। उसने बोला in a solution the vapor pressure of a component at a given temperature is equal to the mole fraction of the component in the solution multiplied by the vapor pressure of that component in pure state। मैं इसको पहले मैथमेटिकल समझाती हूँ ताकि आपको ये स्टेटमेंट समझ में आ जाएगी क्या बोल रहा है। देखो, इसने बोला कि आपको जितने भी, जैसे सपोज करो एक कोई सोल्यूशन है, ठीक है, जो A + B पार्टिकल से मिलकर के बना है। तो मैंने अभी आपको पीछे क्या बताया, अगर आपको टोटल प्रेशर निकालना है तो आप क्या करो, ए का कितना प्रेशर है, बी का कितना प्रेशर है, दाब, इनको ऐड कर दो तो आपके पास में टोटल प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, ये राउल्ट ने बोला। अब राउल्ट ने बोला ये साथ ही में कि ये जो कंपोनेंट है इनका जो आप ये निकालोगे ना पार्शियल प्रेशर या आंशिक दाब, उसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है और वो इसने यहाँ पे दिया। इसने बोला PA अगर आपको निकालना है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, XA का। X आपका क्या है, वही मोल फ्रैक्शन है, मोल अंश, या हिंदी में हो जाएगा, इंग्लिश में हो जाएगा आपका मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे कांस्टेंट आएगा PA 0, PB का निकालोगे तो PB 0। अब ये PA और PB 0 जो है ये आपके क्या है, प्रेशर इन प्योर स्टेट। प्योर स्टेट मतलब क्या बोल देंगे, मतलब जो आपकी इनिशियल होती है ना प्योर स्टेट, जिसमें कोई भी आपके एरर नहीं होगी,
उसमें आपके कितना दाब है वो, ठीक है। अब आपको पी टोटल निकालना है तो सेम वही, पी टोटल का फॉर्मूला क्या, पी ए प्लस पी बी। इक्वेशन 1 दे दो, इसको 2 दे दो, दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट रख दो, ये आ जाएगी वैल्यू। फिर आप लोग यहाँ पे जब, अब मैंने मोल फ्रैक्शन में आपको बताया था एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होता है, 1 होता है। तो मैं अगर यहाँ से एक्स ए की वैल्यू निकालूंगी तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स बी, राइट। यही वैल्यू मैंने यहाँ रख दी। फिर बाकी सारा का सारा क्या एज इट इज़ है, कॉन्स्टेंट है। पी ए जीरो को अंदर मल्टीप्लाई कराया, ये आया, ठीक है। फिर पी ए जीरो को यहीं रहने दिया, इन दोनों में से एक्स बी कॉमन आ रहा था, कॉमन ले लिया, ये हो गया। तो फाइनल जो आपके राउल्स लॉ की इक्वेशन आई वो ये आ गई। क्या कहता है, अब देखो ये कहता है अगर आपको किसी भी द्रव विलियन का लिक्विड सोल्यूशन में अगर आपको टोटल प्रेशर निकालना है, कुल दाब निकालना है, तो आप उनके कंपोनेंट का क्या कर दो, पार्शियल प्रेशर या इनका जो प्योर स्टेट में जो प्रेशर होता है उनको ऐड कर दो, मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दो, और आपके पास में क्या आ जाएगा, उसका टोटल प्रेशर आ जाएगा। अब वापस से स्टेटमेंट रीड करो, आपको समझ आ जाएगा। देखो अब इसको रीड करो, ये पूरी स्टेटमेंट वही है जो मैंने आप लोगों को अभी एक्सप्लेन करी। ठीक है, अब इनके जो कंपोजिशन होता है वो यहाँ पे कुछ और भी दे रखे हैं। अगर आप ये वेपर फेज में लेते हो, वेपर फेज मतलब क्या होता है, वाष्प अवस्था। अगर ये वेपर फेज में लेते हो तो इनको निकालने के फॉर्मूलाज ये हो जाएंगे, पीटी, और ये कैसे निकालना है वो यहाँ पे आपके कुछ दे रखे हैं, ठीक है। तो जस्ट इसको रीड कर लेना, और कुछ नहीं है। और जो आपके पी सोल्यूशन होगा वो लेस देन होगा सॉल्यूट वाले से, तो आपके ये इसके ऊपर डिपेंड करेगी। तो ये पॉइंट्स रीड करने वाले हैं भाई, मैं नहीं समझा रही। अब जो नेक्स्ट आपके आएगा आइडियल सोल्यूशन, या हिंदी में इसको कहते हैं आदर्श विलियन क्या होता है, इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, बाकी कल। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्रतिज्ञा क्लासेस। आज जो हमें टॉपिक्स कंटिन्यू करने हैं वो सोल्यूशन वाले चैप्टर में से है, तो शुरू करते हैं। अब जैसे लास्ट मैंने यहाँ पे छोड़ा था, लास्ट की क्लास में आइडियल सोल्यूशन यहाँ से शुरू करना है, तो यहीं से करते हैं। आइडियल सोल्यूशन या हिंदी में इनको बोला जाता है आदर्श विलियन। अच्छा, कल हमने एक राउल्ट्स लॉ पढ़ा था, तो जो भी राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेंगे उनको क्या बोला जाएगा, आइडियल, और जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे उनको बोला जाएगा नॉन आइडियल या अनादर्श विलियन। अच्छा, अब ये जो आपके आदर्श विलियन होते हैं, आइडियल सोल्यूशन होता है, इनके लिए क्या चाहिए होता है, डेल वी का जो वैल्यू होगा ये हमेशा इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0। मतलब उसका जो कांस्टेंट होगा वो हमेशा क्या होता है आपके, कांस्टेंट रहता है या फिर स्थिर रहता है, जो चेंज नहीं होता है। तो अगर आपसे पूछे आइडियल सोल्यूशन किनको बोलेंगे, तो जितने भी जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं। तो एक बार इसको देख लो, बाकी इसमें कुछ मेजर इतना है नहीं। बस दो ही कंडीशन चाहिए, एक तो आपका डेल वी मिक्स जो होगा वो 0, मिक्सचर, मिक्स का मतलब क्या है, मिक्सचर है, मिश्रण, 0 होना चाहिए, और इसकी जो डेल एच होगी मिक्सचर की वो भी आपकी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। जो इनको फॉलो करेंगे वो आपके आइडियल में कंसीडर होंगे, आदर्श में, और जो फॉलो नहीं करेंगे वो आपके अनादर्श में होंगे। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये आपको लर्न करना है। कभी कभी डायरेक्ट इनमें से देकर के पूछ लिया जाता है कि आदर्श का है या अनादर्श का, आइडियल सोल्यूशन का एग्जाम्पल है या नॉन आइडियल का। तो एक बार बस इसको रीड करना है। अब आपके जो ये टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन होते हैं ना, ये अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होता है। देखो इनका जो एक्चुअली ग्राफ होता है वो कैसा होता है, इस तरीके का, कुछ इस तरीके का ग्राफ होता है। अब ये कभी कभी क्या करते हैं, डेविएशन इनमें शो करते हैं। अगर इनमें पॉजिटिव डेविएशन करेंगे तो आपको जो ग्राफ मिलेगा ये सारी वैल्यूज क्या मिलेगी, बढ़ी हुई मिलेगी, कुछ इस तरीके से। और अगर ये नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे तो इनमें सब में ये वैल्यू, देखो स्टैंडर्ड वाला आपके जो ग्राफ था वो कौन सा है, ये वाला, समझ रहे हो, ये स्टैंडर्ड ग्राफ है। अब पॉजिटिव करेंगे तो इन सब में कैसा इंक्रीमेंट हो जाएगा, पॉजिटिव। और ये अगर डिक्रीमेंट होता है, उसमें कमी आती है, तो ये जो ग्राफ ये ऊपर गए थे ये ऊपर नहीं जाकर के इस बार कहाँ मूव करेंगे, नीचे की तरफ, इस तरीके से। ठीक है, जो स्टैंडर्ड ग्राफ है ना उसके अगर पॉजिटिवली साइड में मूव करते हैं तो पॉजिटिव डेविएशन कहलाता है, और अगर नेगेटिवली करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, नेगेटिव डेविएशन कहते हैं। तो ये बस ग्राफ है उनके वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के अंदर। ये सारे इन्हीं की एग्जांपल्स है, ठीक है। नेगेटिव डेविएशन में क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड ग्राफ अपना क्या था, ये वाला। अब नेगेटिव में जो होगा ये मूव किस तरीके से करेंगे, नेगेटिव डायरेक्शन में करेंगे, कैसे,
तो इस तरीके से ये जो है इन सब में क्या होगा, इन सब में कमी होगी इस तरीके से। तो ये जो कमी हुई है, डिक्रीमेंट हुआ है, इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव डेविएशन। और यहाँ पे फिर इसके भी एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, तो ये एग्जाम्पल्स आप लोगों को डायरेक्टली लर्न करना है, ठीक है। अब जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आपकी क्या आता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास। कॉलिगेटिव गुण क्या होता है और प्लस साथ में मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान बोल दो, एक ही बात है, ठीक है, मोलर यूज कर लो यहाँ पे। मोलर द्रव्यमान का निर्धारण करना है तो पहले हम देखते हैं रिलेटिव लोवरिंग द वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर इसमें हेडिंग से ही पता लग रहा है कि आपके जो वेपर प्रेशर की वैल्यू होगी, प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, लो होगी। और जब ये वैल्यू लो होगी तो देखो सपोज करो यहाँ पे दो तरीके से, एक मैंने सॉल्यूट मिलाया, एक सॉल्वेंट मिलाया, इन दोनों को मिक्स करके यहाँ पे कोई भी एक सोल्यूशन या विलियन रेडी करता है, ठीक है। अब इसमें जो हमने राउल्स लॉ पढ़ा था या हेनरी लॉ पढ़ा था, हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि इसमें जो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू होगी उसका फॉर्मूला ये होगा। अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ये डायरेक्ट ये पूरा का पूरा डेरिवेशन हेनरी में उसमें राउल्स लॉ में किया है, तो वापस से इसको करने की जरूरत नहीं है, सेम चीज़ें देख लेना आप। करना क्या है इसमें, देखो जो सॉल्यूट होगा वो इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे पीबी जीरो आ जाएगा। एक्स बी की जगह हम ये लिख सकते हैं क्योंकि मैंने बताया था एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होता है, 1 होता है, तो ये लिखा, फिर इसको सॉल्व किया तो आपके पास पी सॉल्यूट ये आ गया। ऐसे ही यहाँ से पी बी जीरो की वैल्यू निकाल दी, फिर इसको थोड़ा सा सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकाल दी, एक्स ए की, ये अपॉन में चला गया। तो मेरे पास जो मोल फ्रैक्शन आया ए का, ए मतलब किसका, सॉल्यूट का, विलय का, उसकी वैल्यू ये आ गई। अब मोलर मास अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एन ए अपॉन ये करके इसको बस ये करना है। अब मोलर मास जो वैल्यू होती है ना, उसका जो फाइनल फॉर्मूला होता है वो ये होता है, दिस इज द फाइनल फॉर्मूला। ये सारे अब यहाँ पे दे रखे हैं, पी एस क्या है, सॉल्यूट का प्रेशर है, पी बी जीरो क्या है, वो मोल फ्रैक्शन जो आप ले रहे थे, डब्ल्यू ए मतलब क्या हो जाएगा, सॉल्यूट का वेट, बी मतलब हो जाएगा आपके सॉल्वेंट की बात कर रहा है। तो आपको बस डायरेक्टली यही लर्न करना है, ये फॉर्मूला होता है आपके मोलर मास कैलकुलेट करने का, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे क्वेश्चन भी दे रखा है कि वेपर प्रेशर दे रखा है 20 डिग्री सेल्सियस पर इतना है, वेपर प्रेशर की वैल्यू दे रखी है, और नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के भी मास और ये सारे हमें गिवन है। बस इसमें कैलकुलेट क्या करना है हमें, आणविक भार कितना होगा, आपको मॉलिक्यूलर वेट बताना है सब्सटेंस का। तो सेम और एक और क्वेश्चन ये भी दे रखा है। अब इनके सोल्यूशन इनमें क्या है, डायरेक्ट आप लोगों को फॉर्मूलाज रखने हैं, जो अभी हमने फॉर्मूला ये पीछे कैलकुलेट किया ना, ये वाला पी बी जीरो माइनस पी एस, ये रख के डायरेक्ट इनकी वैल्यूज आ जाएगी, बस सारा दे रखा है। एक आपको एक वेरिएबल आपको नहीं दिया, उसकी वैल्यू निकालनी, बाकी सारी की सारी क्वेश्चन में दे रखी है। सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग खुद से ट्राई करना, ये छोड़ रही हूँ मैं आप पे। अब नेक्स्ट आता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का मीनिंग क्या होता है भाई, एलिवेटर से मिलके बना एलिवेशन, ठीक है। एलिवेशन का मतलब होता है इंक्रीज होना, बढ़ना। तो ये बढ़ेगी कब, ये जो वैल्यू होगी, तो अब देखो सपोज करो, अब देखो पहले तो ये जो हेडिंग है इसका मीनिंग समझो। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, क्वथनांक में वृद्धि होना। तो बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, जैसे सपोज करो मैंने एक कोई सॉल्वेंट लिया और इसका सोल्यूशन लिया, और इनके बीच में मैंने ग्राफ बनाया, वेपर प्रेशर और इनके टेम्परेचर के अंदर, ताप और वेपर प्रेशर, इनके बीच में मैंने इनके बीच में ग्राफ प्लॉट किया, ठीक है। तो मुझे नॉर्मल ये ग्राफ मिलेगा, लेकिन जैसे ही आप इसके अंदर कोई दूसरा सोल्यूशन डालोगे तो वो सोल्यूशन डालने के बाद में इनका जो ये बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कुछ इतना क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। अब ये वृद्धि कितनी हुई, कितना इसमें इंक्रीमेंट हुआ, उसको डेल टी बी से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल टी बी आपके क्या होता है, इंक्रीमेंट इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब क्वथनांक में कितनी वृद्धि हुई है वो। ये आपका फाइनल बॉइलिंग पॉइंट है, ये इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट है। फाइनल में से इनिशियल माइनस करोगे तो आपके पास में डेल टीबी की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। तो ये देखो डेल टीबी का ये फॉर्मूला निकाला, फाइनल माइनस इनिशियल मतलब टीबी माइनस टीबी जीरो, जैसे ही करोगे तो आपके पास ही आ जाएगा। अच्छा, अब ये जो डेल टीबी की वैल्यू आती है पॉजिटिव आती है, क्योंकि ये वाली वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, ये वाली कम होगी, पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव डेविएशन होगा, डेविएशन मतलब कितनी वृद्धि हुई है वो आ जाएगी। तो यहाँ से जो आपके फाइनल कंक्लूजन निकलेगा वो ये निकलेगा कि जो आपका ये एलिवेशन होता है ये मोलैलिटी के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितनी ज़्यादा मोलैलिटी का आप सोल्यूशन उसमें ऐड करोगे, सॉल्वेंट ऐड करोगे, उतना ही आपके बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसको देखो एक बार, फिर आगे करते हैं नेक्स्ट।
ठीक है। अब ये डेल टी बी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अभी हमने पीछे लिखा था क्या, डेल टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम। जैसे ये कांस्टेंट हटाओगे तो साइन हटाओगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा जिसको बोलेंगे के बी। के बी जो होता है इसको बोला जाता है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। और उसकी वैल्यू आप वहाँ से निकाल ही लेना, के बी की क्या आ जाएगी यहाँ से, अगर के बी की वैल्यू निकाले तो डेल टी बी अपॉन एम। डेल टी बी क्या है आपके, कितना बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीमेंट हुआ है, क्वथनांक में कितना वृद्धि हुआ है वो, एम आपकी मोलैलिटी है, इससे के बी की वैल्यू आ जाएगी। अब फाइनल जब आप इसका फॉर्मूला निकालोगे सारा रख के, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर कभी कभी क्वेश्चन भी आते हैं, तो इसको डायरेक्टली आप लोगों को लर्न ही करना है, ठीक है। ये वो कॉन्स्टेंट है, ए आपका क्या किसको रिप्रेजेंट करेगा, सॉल्यूट को, विलय का जो भी होगा, ठीक है। और बी आपके रिप्रेजेंट करेगा सॉल्वेंट को, विलायक का जो भी होगा। अब यहाँ पे तो ये डायरेक्ट ये क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें एक एग्जाम्पल लिया है, क्वेश्चन लिया है, जिसमें बस खाली आप लोगों को डायरेक्टली फॉर्मूला रख के आपको सारा क्या करना है, सॉल्व करना है। इसमें बस एक वेरिएबल निकालना है, बाकी सारा का सारा वेरिएबल आपके गिवन है। आपको क्या निकालना है, मोलर द्रव्यमान निकालना है। क्वेश्चन छोड़ रही हूँ आपके लिए, उससे आगे जो हम टॉपिक करें उससे पहले इस बैच के बारे में देख लो। लैब असिस्टेंट के लिए सेम वही प्रतिज्ञा क्लासेस ऐप आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करना है, फिर इस बैच के बारे में सर्च करोगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ मिल जाएगी, चेक करो फिर आगे करते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। अब आपको किसमें डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, डिक्रीज होना, टू डिक्रीज या कमी होना, ठीक है। जैसे अब फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट मतलब क्या, किसकी बात कर रहा है, हिमांक की। मतलब जितना आपका आना चाहिए, एक्चुअली कितना आना चाहिए था, इतना, बट एक्चुअल में इतना नहीं आकर के क्या आती है, वैल्यू आपके इतनी आती है। अब इनमें जो जितनी कमी हुई होगी, डिक्रीमेंट हुआ होगा, उसको अब हम किस में रिप्रेजेंट कर देंगे, इसमें। तो सेम वही फाइनल माइनस इनिशियल, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फाइनल मतलब ये, माइनस इनिशियल मतलब ये, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये जैसे करोगे तो ये वेपर प्रेशर में इनकी क्या हो जाती है, आपकी कमी हो जाती है। और कमी होने के पीछे कारण क्या होता है कि जहाँ पर जितना आना चाहिए हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट उतना नहीं आता, उससे कम आता है। सेम इसमें भी वो मोलैलिटी की क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे तो यहाँ पे के एफ एक क्या आएगा, कांस्टेंट, जिसको हम बोलेंगे मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, हिंदी में भी यही होगा आपका। मोलर डिप्रेशन के लिए हमने क्या टर्म यूज किया था, अवक्षेपण, मोलल अवक्षेपण स्थिरांक, या फिर हिंदी में आप लोग यही लिख लेना, क्रायोस्कोपिक स्थिरांक, ठीक है। अब यहाँ पे भी सेम एक ही क्वेश्चन दे रखा है, आप लोगों को फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है, फ्रीजिंग पॉइंट की कांस्टेंट की वैल्यू पूछी है, मतलब किसकी वैल्यू पूछ रहा है, के एफ की। बाकी सारी क्वेश्चन में गिवन है, डायरेक्ट फॉर्मूला रखना है और आपको वो सारा का सारा क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो ये आप लोगों पे छोड़ रही हूँ क्वेश्चन वाला, ठीक है। अभी नेक्स्ट एक हिंदी में अच्छा सा टॉपिक आता है, इंग्लिश में है, जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं ऑस्मोसिस या ऑस्मोटिक प्रेशर, और हिंदी में कहते हैं परासरण या परासरण दाब। ये सिंपल जो टॉपिक है ये शायद पहले पढ़ा रखा है या नहीं पढ़ा रखा है, तो चलो देख लो इधर। इसको ना शॉर्ट में एक टर्म होता है, देखो इधर एसपीएम होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जिसको बोला जाता है। हिंदी में क्या बोल देंगे, अर्ध पारगम्य झिल्ली, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म याद रखना, अर्ध पारगम्य झिल्ली बोलो, या हिंदी में भी आप लोग ऐसे ही ध्यान रख लेना, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन।
अब ये क्या करती है, ये ऐसी होती है अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से विलायक के अणुओं का विलायक से विलय में या कम सांद्र सॉल्यूशन में उच्च से, देखो ये सपोज करो मैंने यहाँ पे एक एसपीएम लगाया, ठीक है, ये एसपीएम है। अब ये क्या करती है आप लोगों के जैसे सपोज करो मैंने H2O प्लस NaCl इसमें मिलाया है ना, इसमें ये विलय है और ये आपका क्या है, विलायक है, ठीक है। तो ये क्या करेगी, खाली विलय के अणुओं को ही खुद में से क्या होने देती है, पास आउट होने देती है। जैसे अगर या फिर विलायक के अणुओं को, खाली किसको, इधर H2O आया मतलब इसने किसको पास होने दिया, विलायक के अणुओं को पास होने दिया। तो एसपीएम या अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है, ऐसी झिल्ली होती है जो खुद में से खाली विलायक के अणुओं को पास होने देती है और बाकियों को पास होने नहीं देती है। जैसे सपोज करो जितने भी आपके ओशन होता है, ओशन में क्या होता है, NaCl होता है, सॉल्ट प्लस वाटर। तो अगर हमें वाटर वहाँ से रिलीज करना है पूरा, हमें सॉल्ट नहीं चाहिए, तो वहाँ पे भी एसपीएम के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, उसका फिल्ट्रेशन करते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस इस प्रोसेस को ही बोला जाता है जिसमें आपका सोल्यूशन जो होगा वो आपके क्या करेगा, मूव करेगा कहाँ से, लो टू हाई कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है जिसको हम ये बोलते हैं, ये इस पूरी प्रोसेस को ऑस्मोसिस बोला जाता है, परासरण बोला जाता है। और परासरण दाब क्या हो जाएगा, जो इसके लिए रिक्वायर्ड प्रेशर होता है, द एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाइड टू दैट सॉल्वेंट कुडंट मूव द लो टू हाई, इसको यहाँ लिखो एक सेकेंड, लो टू हाई कंसंट्रेशन कॉल्ड द ऑस्मोटिक प्रेशर। इसका मतलब क्या है, जो आपके एक्स्ट्रा इसके ऊपर प्रेशर लगा है तभी तो आपके जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स थे वो किस तरफ गए, आपके उस तरफ, है ना, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स वहीं पे रह गए। तो सॉल्वेंट पे जो एक्स्ट्रा प्रेशर लगता है जिसकी वजह से वो मूव होकर के एसपीएम को क्रॉस करके चले गए, उस एक्स्ट्रा प्रेशर को क्या बोला जाता है, परासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर। और ये प्रोसेस आपकी कहलाती है ऑस्मोसिस। अच्छे क्वेश्चन से इसमें से बनते भी है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर को आपके पाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक ये ध्यान रखना, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है पाई से। और ये जो पाई जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सी और टी। सी मतलब आपकी कंसंट्रेशन, जिसको हिंदी में बोल देंगे सांद्रता, और टी आपका होता है टेम्परेचर, ताप। जैसे यहाँ से ये हटाते हो तो एक कांस्टेंट आता है आर, इसका फॉर्मूला बेसिकली होगा RCT या CRT बोल दो, पी पाई बराबर क्या होगा, CRT होगा। आर यहाँ पे जो कांस्टेंट आया है इसको बोलते हैं गैस कांस्टेंट, या हिंदी में इसको बोला जाएगा गैस स्थिरांक। इसकी वैल्यू फिक्स होती है, आपको याद ही रखनी है, 0.0821, ठीक है। बाकी सारा का सारा आपको बता दिया। पाई वही आपका परासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर। हिंदी में लिखना चाहो तो पहले लिख लेना। सी कंसंट्रेशन हो जाएगी, सांद्रता, टी टेम्परेचर हो जाएगा, और ये आपका क्या है, आर गैसेस कांस्टेंट है। ये फिक्स वैल्यू आपको याद ही करनी है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखना। अब कभी कभी इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पाई की वैल्यू, परासरण दाब की वैल्यू कब बढ़ेगी, जब उसमें टेम्परेचर और सांद्रता क्या होगी आपकी, बढ़ेगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगी। देखो इसको, फिर आगे करते हैं नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट देखो अभी इधर, ठीक है। ये वो वही है आपके एम निकालने का उसका फॉर्मूला N/V होता है, ठीक है। ये जो निकाला है ना इसका, अगर मोलैलिटी के फॉर्म में लिखना है तो आपके फाइनल जो फॉर्मूला आएगा वो ये हो जाएगा, एक ये भी ध्यान रख देना। अब नेक्स्ट है आइसोटोनिक सोल्यूशन। क्या होता है आइसोटोनिक सोल्यूशन, किसको बोला जाएगा, हिंदी में भी आइसोटोनिक ही है, ठीक है। जिसमें क्या होता है आपके इनके जो
पराचरण दाब होते हैं, इनकी वैल्यू क्या होती है आपके इक्वल होती है, क्योंकि उनकी कंसंट्रेशन भी क्या होती है आपके इक्वल होती है। तो एक ये फॉर्मूला भी नेक्स्ट ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, इन पे कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, बोलेंगे किनको, वो बता ही दिया है आप लोगों को। इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ यहाँ पे चाहो तो, आइसोटोनिक की। ऐसे सोल्यूशन को आपके बोला जाता है आइसोटोनिक सोल्यूशन। अब नेक्स्ट आपके एक टॉपिक है, क्या है, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। इसमें नेम से पता चल रहा है एबनॉर्मल, या फिर हिंदी में होता है असामान्य आणविक द्रव्यमान। एबनॉर्मल या असामान्य का मतलब क्या होता है कि जितना मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू आनी चाहिए, सपोज करो आपके मॉलिक्यूलर जो मास है या वेट बोलो, एक ही बात है, ठीक है, चाहे मॉलिक्यूलर मास बोलो या वेट बोलो, अब इनकी जो वैल्यू होती है जितनी आनी चाहिए एक्चुअल वैल्यू, उतनी नहीं आकर के उससे वैल्यू से क्या आएगा, कम आ जाएगी, या फिर कोई कुछ हाई वैल्यू आ जाएगी, या फिर ऐसा हो सकता है आणविक द्रव्यमान आधा हो जाता हो। जैसे देखो ये कि इसमें जो मेन रीज़न होता है ना एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास आने के पीछे, वो रीज़न क्या होता है कि उसमें एसोसिएशन या डिसोसिएशन, ये दो प्रोसेस होने की वजह से, या तो कुछ एटम वहाँ से निकल रहा है बाहर, पृथक्करण हो रहा है, या फिर वहाँ पे कोई एक नया जुड़ रहा है, जुड़ाव हो रहा है, कुछ नया मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है, तो उसकी वजह से जो आपका एक्चुअल एटॉमिक मास होता है वो उतना नहीं रह करके या तो कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा। अगर कुछ निकलेगा तो मास कम हो जाएगा, कुछ ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसको आपके बोला जाता है एब्नॉर्मल एटॉमिक मास। अब एब्नॉर्मल एटॉमिक मास कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है, देखो, आर ऑब्जर्व्ड इन फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट केस क्या है जहाँ पे आपको ये मिलेगा, व्हेन द सोल्यूशन इज नॉन आइडियल। आपका जब सोल्यूशन क्या होगा, नॉन आइडियल होगा, अनादर्श होगा, तो उस टाइम पे आपको ये एब्नॉर्मल एटॉमिक मास ऑब्जर्व हो सकता है। सेकेंड, व्हेन द सोल्यूट अंडरगोज एसोसिएशन इन द सोल्यूशन। अगर आपके सॉल्यूट में कुछ नया पार्टिकल आकर के ऐड होता है तो भी आपके एब्नॉर्मल आपको क्या मिलेगा, एटॉमिक मास मिलेगा। और उसके पीछे रीज़न क्या हो जाएगा कि उसमें क्या हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है, कोई चीज़ वहाँ पे जाकर के ऐड हो रही है, एडअप हो रही है। नेक्स्ट, व्हेन द सोल्यूशन गोज टू द डिसोसिएशन। डिसोसिएशन मतलब जब आपका कोई सोल्यूशन में पार्टिकल छोटे छोटे में ब्रेक डाउन होते हैं, मतलब आपके जो है उसमें से कुछ ना कुछ कोई चीज़ रिलीज हो रही है, तब आपका मेन जो एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास मिलने के पीछे मेन जो रीज़न होता है, वो रीज़न यही होता है, या तो वहाँ एसोसिएशन होगा या डिसोसिएशन होगा, या तो कोई चीज़ वहाँ से रिमूव होगी या फिर कोई नई चीज़ आकर के वहाँ पे ऐड होगी। और प्लस एक जो नेक्स्ट अब है, नया ही है, ठीक है, अलग ही है, वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर को आयोटा से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल आई करके ये जो होता है ना, इसको आयोटा कहते हैं, ठीक है। अभी वांट ऑफ फैक्टर इसको क्या कहते हैं, इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द कैलकुलेट। ये देखो एक बात बताती हूँ, ये जो जितनी भी अभी हमने पीछे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी, ये इनमें कितने चेंज हुए और कितनी एक्चुअल होनी चाहिए थी, इनका जो रेशियो होता है उसको आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस आयोटा को आपके क्या बोला जाता है, वांट ऑफ फैक्टर। हिंदी में भी यही बोला जाएगा, वांट ऑफ फैक्टर ही बोला जाएगा, ठीक है। ये इसको आयोटा से रिप्रेजेंट करता है। सीपी यहाँ पे क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो अभी हमने इतनी सारी पढ़ी थी ना, वही है ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, या हिंदी में भी यही हो जाएगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्या हो जाएगा, गुण। तो अभी हमने पढ़ा ना एबनॉर्मल मास और ये सब, वो अब आयोटा को कैसे निकालेंगे। सपोज करो मैं एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एबनॉर्मल मास, असामान्य द्रव्यमान को कंसीडर कर रही हूँ,
तो यहाँ पे जितनी आपके चेंज हुई है एक्सपेरिमेंटल, वो जो जितना भी आपके सपोज करो जितना एबनॉर्मल मास आया है, ठीक है, चेंज होने की वजह से, और जितना हमारे पास आना चाहिए था, नॉर्मल आना चाहिए था, अब इन दोनों का जो अनुपात होगा, रेशियो होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, आयोटा। और आयोटा को क्या बोला जाता है, आपके वॉन्ट ऑफ फैक्टर। क्लियर है? असामान्य बटा क्या कर देंगे, सामान्य कर देंगे। अभी ज़रूरी नहीं है हम खाली एब्नॉर्मल के बारे में बात करें, मास के बारे में आप दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कोई भी ले सकते हैं, तो उसमें आपके सेम यही प्रोसेस फॉलो होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है रिलेटिव लोअरिंग द वेपर प्रेशर। जो आपके वेपर प्रेशर होता है, वाष्प दाब होता है, उसका कम होना। तो इसमें भी अभी डायरेक्ट आपके फॉर्मूलाज इनके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की फॉर्म में लिखा है, देखो आयोटा की फॉर्म में इन सब के वापस से फॉर्मूलाज लिखेंगे, तो जहाँ पे पीछे वाले फॉर्मूला थे वही आपके रिपीट होंगे, बस एक मल्टीप्लाई में आपके आयोटा और ऐड हो जाएगा। और आयोटा होता क्या है मैंने आपको एक्सप्लेन पहले ही कर ही दिया है, ठीक है। करो इतना नोट, फिर आगे करते हैं। सेम ऐसी एलिवेशन और इनमें भी आएगा, ये फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है और आपको सब पता है। अब ये बताया था के बी क्या है, के एफ क्या है, एम दोनों में मोलैलिटी हो जाएगी, ये इनके चेंज हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट में और ये फ्रीजिंग पॉइंट में। अब नेक्स्ट इसी के आगे जो टॉपिक है वो देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर। सेम ये देखो जितने भी अभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने पढ़ के आए ना, सबको अब आयोटा की फॉर्म में लिख दिया है। आयोटा मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की फॉर्म में, बाकी वही पाई है, वही आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है जो अभी पीछे निकाला था, परासरण दाब। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब एक ये नया टॉपिक है, ये देख लो आप, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। इसको अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाता है आपके। अब अल्फा को निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, कि कितने, डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है, कम होना। अवक्षेपण की क्या निकालनी है, हमें डिग्री निकालनी है, अवक्षेपण डिग्री। अब अगर इसका मान, इसको पहली बात तो रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फा। इसको निकालेंगे कैसे, आपका कितना डिक्रीमेंट हुआ है वो वैल्यू ऊपर, और नीचे कितनी आ जाएगी टोटल वैल्यू जो थी, इन दोनों का रेशियो निकाल दो तो आपके पास में अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जैसे सपोज करो ए ये कोई रिएक्टेंट है, वो प्रोडक्ट बना रहा है बी, और एन उसका स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट है। तो इनिशियली क्या था, रिएक्टेंट आपके पास में 1 होता है, प्रोडक्ट नहीं बनता है तो 0। फिर थोड़े टाइम बाद में या इक्विलिब्रियम पे आपके ये 1 माइनस अल्फा और ये एन अल्फा ले लिया, तो जो टोटल नंबर ऑफ डिसोसिएशन होगा आपका, वो अगर हमें कैलकुलेट करने को बोलेंगे तो हम लोग मोल्स इसका जो निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, क्योंकि देखो कोई चीज़ आपकी 1 माइनस अल्फा से एन अल्फा हो रही है, तो आपसे पूछे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालो, तो कैसे निकालेंगे, तो 1 + 0, मतलब फिलहाल के लिए हमने इसको क्या कर दिया, 1 कर दिया। अब यहाँ पे जो आपके पास में फॉर्मूला आएगा, कितना वो चेंज हुआ है, तो चेंज कितना हुआ है, 1 माइनस इतना, और टोटल आपके पास में कितना था ये। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो आपके पास में आयोटा की वैल्यू आ जाएगी, अल्फा की, है ना। फिर यहाँ से वैल्यू निकालोगे तो अल्फा की हो जाएगी, आयोटा -1 अपॉन n - 1। अच्छा है, ये इस पे क्वेश्चन आता है तो डायरेक्टली इसको लर्न करना है। ये क्या है आपके, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ऐसे डिग्री ऑफ एसोसिएशन भी निकाला जाता है। एसोसिएशन में भी सेम वही करना है, 1 0, ये 1 माइनस अल्फा, बस यहाँ पे क्या ले लेना है, एन अल्फा नहीं लेकर के अल्फा अपॉन एन ले लेना है, ठीक है। ये लेकर के फिर इसको जब आप आगे सॉल्व करोगे, तो आगे जब सॉल्व करोगे तो देखो सेम वही, टोटल अगर आपको निकालना है तो इसमें से कितना चेंज हुआ वो माइनस कर दो, किया माइनस, फिर वही सेम टोटल मोल्स बिफोर एसोसिएशन। तो पहले एसोसिएशन के पहले तो 1 ही था ना, उसमें जो अब हम कोई चेंज नहीं करते हैं, कोई चीज़ जो खुद में होती है, खुद में तो कोई चीज़ 100% ही होती है, राइट। तो ये पहले स्टार्टिंग में 100 नहीं लेकर के हम 1 ले रहे, तो 1 ही रहेगी। अब आयोटा आपको निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वही टोटल माइनस जितना चेंज हुआ है, तो चेंज इतना हुआ था ये लिख दिया, और ये अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये इधर, तो 1 माइनस आयोटा, और ये फिर यहाँ पे एलसीएम ले लेना है ना, एन एलसीएम आ जाएगा, एन अल्फा माइनस अल्फा, 1 माइनस आयोटा, ठीक है।
फिर वही इसको हम क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो n ये कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ये यहाँ से अल्फ़ा निकालोगे तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपके पास में, ये आ जाएगा। ये अब जो अल्फ़ा है ये आपका क्या है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, आयोटा वही आपकी क्या है, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलीगेटिव मतलब जितने भी आपने पढ़े ना, एबनॉर्मल मास, एलिवेशन और वो जो भी था वो सब, ये आपका हो जाएगा डिग्री ऑफ वेट कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। तो बस ये इन फॉर्म में आप लोगों को ये याद रखना है, ठीक है। ठीक है, तो अब आपका जो सोल्यूशन वाला चैप्टर बोल दो, या फिर आप बोल दो आपका केमिस्ट्री का जितना भी था वो यहाँ पे आपके कंप्लीट होता है। थैंक यू।